देना चाहे वो दे सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रूप रंग। प्रश्नावली देखने में आकर्षक लगनी चाहिए जिससे कि उत्तरदाता उस पर लिखने के लिए तुरंत तैयार हो जाए। जैसे अक्षर स्पष्ट हो, कागज़ अच्छा हो, मोटा हो जिसे जल्दी न फटे। यदि कागज़ रंगीन हो तो देखने में आकर्षक हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नावली की साज सज्जा व बाह्य आकर्षण इस प्रकार का हो जिस पर आसानी से लिखा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है मदों की व्यवस्था। और मदों की व्यवस्था में हम बताएंगे कि प्रश्नावली में एक विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को एक साथ एक क्रम में लिखा जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो प्रश्नों को टुकड़ों में भी बांट सकते हैं, सब पॉइंट्स में भी डाल सकते हैं। और प्रश्नावली में शीर्षक, उपशीर्षक एवं सारणियाँ आदि सही क्रम में छपे होने चाहिए जिससे वे अध्ययन में सुविधाजनक प्रतीत हों। इसके बाद हम बात करते हैं अब प्रश्नावली के प्रयोग की विधि। प्रश्नावली प्रयोग की विधि के 4 पार्ट हैं, 4 भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है पूर्व परीक्षण, प्री टेस्ट बोलते हैं इसको। दूसरा है सहगामी पत्र। तीसरा है डाक द्वारा प्रेषण। और चौथा हिस्सा है अनुगामी पत्र। प्रश्नावली के प्रयोग में सबसे पहले हम पूर्व परीक्षण की बात करते हैं कि प्रश्नावली का जब निर्माण हो जाता है उसके पश्चात डाक द्वारा इसे भेजने से पहले इसकी जांच एक छोटे निदर्शन कर लेनी चाहिए जिससे कि इसके संबंध में किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति ना रहे। इसका लाभ यह होगा कि उत्तरदाता प्रश्नों के ये पता चल जाएगा कि उत्तरदाता को प्रश्न समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या हमने जो प्रश्न पूछा है उसका वे वही अर्थ लगा रहे हैं जो हम मानकर चलते हैं। तो इस तरह की जो कमियां हैं, वो जो त्रुटियां हैं, वो प्री टेस्ट या पूर्व परीक्षण से क्या होती है, दूर हो जाती है। कई बार प्रश्नावली भेजने के पश्चात उसकी त्रुटियां की जानकारी होती है और अब इन कारणों से अच्छा ये है इन सब कारणों से अच्छा क्या होगा कि प्रश्नावली को पहले से जांच लिया जाए। प्रश्नावली की जब प्री टेस्ट किया जाए उस समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे परीक्षण प्रणाली वास्तविक प्रणाली से पूर्णतः मिलती जुलती होनी चाहिए। मतलब जिस तरह से प्रश्नावली हमें भरवानी है उसी रूप में प्री टेस्ट भी किया जाना चाहिए, पूर्व परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि उत्तरदाता जो है कैसे रिप्लाई करेगा ये हमें अनुभव हो जाए। दूसरी बात, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसे समग्र के प्रतिनिधियों अथवा निदर्शन समूह के सदस्यों को भेजा गया हो, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट है इसे कम संख्या में छपवाया जाना चाहिए। साथ ही साथ ज़्यादा बड़े मात्रा में प्रश्नावलियों को नहीं छपाया जाना चाहिए, बल्कि जितने लोगों को सैम्पलिंग में हमारे जितने लोग आ रहे हैं केवल उतनी ही प्रश्नावलियों को छपवाया जाना चाहिए ताकि अगर उनमें कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो तो उसको दूर करने के लिए अनावश्यक खर्चे का वहन करना ना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट है निदर्शन समूह के उत्तर एवं कठिनाइयों के आधार पर इनमें सुधार किया गया हो। और अंतिम बात है यदि इसमें अधिक परिवर्तन किए गए हों तो इसका पुनः परीक्षण कर लिया गया हो। मतलब जैसे हमने एक बार प्रश्नावली बनाई, हमने उसको पूर्व परीक्षण के लिए भेजा, पूर्व परीक्षण में लगा कि बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ आ रही है तो फिर क्या करना चाहिए, नए सिरे से नई प्रश्नावली का निर्माण कर लेना चाहिए। इस परीक्षण में उत्तरदाताओं की उत्तर देने की क्षमता, उत्सुकता या निरुत्तरता का बोध हो जाता है। जहाँ कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए होते हैं उनका अध्ययन भी किया जा सकता है और ये जाना जा सकता है कि ये प्रश्न कहीं असंबद्ध या अनावश्यक तो नहीं है। पूर्व परीक्षण कर लेने के फ़ायदे की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे भाई पूर्व परीक्षण के द्वारा ऐसे प्रश्नों की जानकारी लग जाती है जिसमें विषय में उत्तरदाता ये उत्तर दे कि मैं इसको नहीं जानता या मुझे पता नहीं है। ऐसे प्रश्न इसमें से निकाले जा सकते हैं। दूसरा ये है कि प्रश्नावली में कुछ अनावश्यक एवं असंबद्ध उत्तर लिखे हुए होते हैं जिनका
जिनके कारण प्रश्नों का दोषपूर्ण निर्माण हो जाता है। इस असंबद्ध उत्तरों के आधार पर प्रश्नों में सुधार किया जा सकता है। पूर्व परीक्षण के आधार पर प्रश्नों के क्रम में जो कोई कमी रह जाती है तो उसका भी पता चल जाता है। प्रश्नों में विकल्प अगर कम दिए जाते हैं तो इसकी भी जानकारी हो जाती है और उसमें संभव हो तो नए विकल्प जोड़े जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस बात का भी पता चल जाता है कि जिन प्रश्नों को सूचनादाता नहीं समझते या उत्तर नहीं देते, रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, तो उसको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट, उत्तरदाता की योग्यता और उत्सुकता का ज्ञान हो जाता है कि उत्तरदाता प्रश्नावली के उत्तर देने में कितने जागरूक है, कितने उत्सुक है, ये पता चल जाता है। ऐसे प्रश्न की जानकारी हो जाती है जो अनावश्यक आलोचना वाले होते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे, गुडे और हार्ट कहते हैं कि 5% की दर से भी जिस प्रश्न को उत्तरदाता इनकार कर दे उन प्रश्नों का पुनः अध्ययन आवश्यक है। अगर हमने जितनी प्रश्नावलियाँ भेजी हैं उसमें से अगर 5% उत्तरदाता इनकार कर देते हैं तो ऐसे उन प्रश्नों के उत्तर देना, तो ऐसे प्रश्नों के ऊपर विचार पुनः किया जाना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है, सहगामी पत्र। कवरिंग लेटर की बात हम करेंगे। सहगामी पत्र को बोलते हैं कवरिंग लेटर। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण कर लेने तथा प्रयोग योग्य बना लेने के बाद सूचनादाताओं के पास भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक प्रश्नावली के साथ एक छपा हुआ सहगामी पत्र संलग्न करना चाहिए। इस पत्र में क्या क्या लिखना है? इस पत्र में अपन को लिखना होता है कि आयोजित अध्ययन के उद्देश्य, जो भी हम प्रश्नावली जानना चाहते हैं उसके उद्देश्य, सूचनादाता का सहयोग होना चाहिए, इसके लिए रिक्वेस्ट होनी चाहिए, प्रश्नावली को यथाशीघ्र भरकर लौटाने का अनुरोध भी होना चाहिए और इस पत्र में अध्ययनकर्ता का नाम, उसका विभाग, संबंधित व्यक्तियों का उल्लेख, अध्ययन के उद्देश्य आदि का विवरण भी देना चाहिए। इस पत्र में उत्तरदाता से अपने प्रति सहानुभूति प्राप्त करने वाली भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे अपन लिखें कि भाई जो भी उत्तरदाता है उसका नाम, आपसे विनम्र अनुरोध है, मैं जानती हूँ कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं ये प्रश्नावली आपके पास भेज रही हूँ, आप यथासंभव जब भी आपको समय मिले इसको अतिशीघ्र भरकर लौटाने की कृपा करें। आपका सहयोग अपेक्षित है और जो है इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाए। आपके द्वारा जो भी उत्तर दिए जाएंगे उनका कहीं भी दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, इन सारी सूचनाओं को प्रकाशित नहीं किया जाएगा सार्वजनिक रूप से। और पत्र के अंत में उत्तरदाता के सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहिए कि मैं आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी, इस तरह से उस पत्र को लिखा जाना चाहिए। पत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, पत्र छोटा आकर्षक होना चाहिए, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग होना चाहिए। शीघ्र प्रत्युत्तर पाने के उद्देश्य के साथ ही एक जवाबी लिफाफा भी उसके साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। इससे उत्तरदाता पर क्या होता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि कई बार प्रश्नावली भर तो देते हैं लेकिन अब कौन लिफाफा लेने जाए, कौन पोस्ट करे, तो बेटर क्या है कि अब एक लिफाफा जो है संलग्न कर दिया जाए, जवाबी लिफाफा, जिसमें एड्रेस वगैरह लिखा जाए। और तो उससे आसानी ये होगी कि उत्तरदाता तुरंत भरकर उसको लिख देगा और लिखकर और लिफाफे डालकर पोस्ट कर देगा। ये एक ख़ास बात है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डाक द्वारा प्रेषण। अब प्रश्नावली का निर्माण हो गया, पूर्व परीक्षण भी हो गया, दोबारा से प्रश्नावली निर्मित भी हो गई और इसके बाद हमने सहगामी पत्र की भी चर्चा कर ली कि हम किस तरह से एक कवरिंग लेटर उसके साथ जोड़ देंगे प्रश्नावली के साथ, जिसमें अनुरोध किया जाएगा उत्तरदाता से जवाब देने का और आभार प्रकट किया जाएगा उसके समय निकालने का। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है प्रश्नावली को डाक द्वारा प्रेषित करना या भेजना। डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने के पूर्व प्रश्नावली व सहगामी पत्र के साथ
अध्ययनकर्ता का पता लिखा हुआ टिकट लगा लिफाफा भी संलग्न करना चाहिए, जिससे उत्तरदाता प्रश्नावली को भरकर शीघ्र लौटा दे। इससे धन और समय की बचत भी होती है और उत्तरदाता भी रुचिपूर्वक काम करता है। डाक द्वारा जब लिफाफा प्रेषित करते हैं हम, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक क्षेत्र की प्रश्नावलियाँ यथासंभव एक साथ भेजी जाए। मतलब जो भी हमने निदर्शन में प्रश्नावली के लिए भेजने के लिए जिन लोगों का चयन किया है, वो एक क्षेत्र की प्रश्नावलियाँ एक साथ भेजी जाए, कोशिश ही होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि सूचनादाताओं के उत्तर साथ साथ प्राप्त हो सकेंगे। और एक लाभ ये भी होगा कि एक व्यक्ति को एक ही स्थान पर बार बार प्रश्नावलियों को देने जाने में कष्ट जो होगा वो नहीं होगा, एक साथ पहुंच जाएगी सब जगह एक ही एरिया में। फिर एक ख़ास बात ये भी है कि जब बहुत सारे लोगों के पास प्रश्नावली पहुंचेगी तो लोगों को संदेह नहीं होगा कि मेरे पास ही क्यों आई, क्योंकि जैसे ही कोई प्रश्नावली पहुंचेगी तो एक सामान्य सी बात है कि हर व्यक्ति उत्सुकता से दूसरे से पूछता है, मेरे पास ऐसा कोई प्रश्नावली आई है, तुम्हारे पास भी आई है क्या? अगर वो कहेगा हाँ मेरे पास आई है, तो एक अच्छा इफेक्ट उसमें जाता है। अब दूसरी जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि सूचनादाताओं के पते पूरे लिखे जाने चाहिए, स्पष्ट लिखे जाने चाहिए, और साथ ही साथ उनका पिन कोड भी लिखा जाना चाहिए, जिससे प्रश्नावली यथासमय पहुंच सके। और नेक्स्ट है, प्रश्नावलियाँ ऐसे समय उनके पास पहुँचे कि जब साप्ताहिक अवकाश के कारण वो घर पर ही हों। इससे उन्हें भरकर आसानी से भेजा जा सकेगा। और नेक्स्ट बात है, अपना पता लिखा व टिकट लगा लिफाफा अवश्य साथ में संलग्न करें, जवाबी लिफाफा अवश्य ही संलग्न करें। और अंतिम जो स्टेप है वो है अनुगामी पत्र। अनुगामी पत्र फॉलोअप लेटर बोलते हैं इसको, और इसमें हम कहेंगे कि अनुगामी पत्रों का प्रयोग उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। कई बार क्या होता है कि सामाजिक सर्वेक्षणों में सूचनादाता प्रश्नावलियों को भरकर नहीं लौटाते कि अरे कौन लिखेगा, रहने दो, पता नहीं कौन है क्या है, इस तरह की सोच आ जाती है। अतः अध्ययनकर्ता का ये दायित्व बनता है कि उसे केवल प्रश्नावली भेजकर ही निश्चिंत इतिश्री नहीं कर लेनी चाहिए। लिंडसे ने अनुगामी पत्र भेजने की सूची इस प्रकार बताई। लिंडसे समाजशास्त्री हैं और उन्होंने कहा कि अनुगामी पत्र में जो सूची है अनुगामी पत्र भेजने की वो कैसे भेजी जाए। जैसे आपने प्रश्नावली भेज दी, प्रश्नावली के बाद भेजने की 15 दिन इंतज़ार करें, 16 दिन इंतज़ार करें, और उसके बाद प्रथम अनुगामी पत्र आप भेजें। 15-16 दिन तक आप इंतज़ार करें, शायद लौट कर आएगी। अगर नहीं आती है तो फिर द्वितीय अनुगामी पत्र भेजें। प्रथम अनुगामी पत्र भेजने की जो दिन है वो है 16 दिन पश्चात। द्वितीय अनुगामी पत्र प्रथम पत्र प्रथम अनुगामी पत्र के 1 सप्ताह के बाद भेजा जाना चाहिए। इसके साथ क्या करें, एक प्रश्नावली की प्रति भी भेज दें, कि हो सकता है वो प्रश्नावली जो है उत्तरदाता से खो गई हो सकता है वो गंदी हो गई हो, तो या इधर उधर रख कर भूल गया हो, तो ऐसे मानकर उसको एक अनुगामी पत्र के साथ साथ एक प्रश्नावली की प्रति भी भेज देनी चाहिए। तृतीय अनुगामी पत्र में तृतीय अनुगामी पत्र जो है वो कब भेजना चाहिए, उसके लिए हम कहेंगे द्वितीय जो अनुगामी पत्र भेजा जिसके साथ हमने प्रश्नावली भी भेजी है, उस पत्र के भेजने के 2 सप्ताह बाद तृतीय अनुगामी पत्र भेजा जाना चाहिए। तो अब आपको क्लियर हो गया कि प्रथम अनुगामी पत्र जो है 16 दिन पश्चात, द्वितीय अनुगामी पत्र प्रथम अनुगामी पत्र के 1 सप्ताह के बाद और उसके साथ एक प्रश्नावली, और तृतीय अनुगामी पत्र द्वितीय पत्र के 2 सप्ताह बाद भेजना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमने प्रश्नावली प्रेषण की विधि देखी कि किस तरह से किन स्टेप्स से होकर प्रश्नावली को हमें भेजना है। ठीक है, इसके बाद इस अंत में हम ये कहेंगे, इस पर भी अगर मान लो तृतीय अनुगामी पत्र भी भेज दिया आपने, सारा काम हो गया, उसके बाद भी अगर सूचना नहीं मिले तो सूचनादाता का नाम अपनी सूची से हटा देना चाहिए। यदि अगर संभव है
आपके पास उसके टेलीफ़ोन नंबर है तो टेलीफ़ोन द्वारा भी प्रश्नावली भरकर भेजने की प्रार्थना उत्तरदाता से की जा सकती है या तार भी भेजा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।